नमस्कार। मेरे बचपन के दिन के दूसरे भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आप अच्छे से होंगे। प्रथम भाग में हमने देखा कि किस प्रकार से महादेवी का बचपन है वह बीत रहा है और उसमें हमने देखा कि वह प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हुए वो साहित्य के क्षेत्र में भी जुड़ चुकी हैं। सुभद्रा कुमारी से उनका परिचय हुआ और उसके बाद उनकी मित्रता बढ़ गई। दोनों ही साहित्य क्षेत्र से जुड़ी हुई लड़कियां थीं। इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से महादेवी है वह अपने साथी सुभद्रा के साथ वह जब लड़कियां की अन्य खेल खेला करती थीं तब उस समय सुभद्रा और महादेवी वह साहित्य की रचना में लगी रहती थी और उन्होंने अपनी रचनाएं पत्रिकाओं में भी छपवानी चालू कर दी थी। आइए दूसरे भाग में हम आगे बढ़ते हैं। साहित्य रचना के साथ साथ कवि सम्मेलन में भी ये भागीदारी करती थी। हिंदी का प्रचार प्रसार उस समय हो रहा था क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए हिंदी को एक अच्छा माध्यम मानते हुए गांधी जी ने हिंदी के प्रचार प्रसार पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हो चुका था और इलाहाबाद का आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बना हुआ था। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कवि सम्मेलन भी आयोजित किए जाते थे और महादेवी और उनकी जो सखियां थी, सहेलियां थी, वह अपने कॉलेज क्रासवेट की मैडम के साथ वे कवि सम्मेलन में जाया करते थे और कविता वगैरह सुनाने में अपनी भागीदारी प्रदर्शित करते थे। उस समय कवि सम्मेलन की अध्यक्षता बड़े बड़े साहित्यकार किया करते थे, जैसे हरिऔध जी, श्रीधर पाठक, रत्नाकर आदि। जब इस कवि सम्मेलन में जाया करती थीं महादेवी और उनकी सहेलियां, तो वो अपने नाम पुकारे जाने का इंतज़ार करती थीं, कब हमारा नाम पुकारा जाए और हम जाकर अपनी कविता प्रस्तुत करें। जैसे कि आप लोग भी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं तो आप लोग को भी लगता होगा कि कब हमारा नाम पुकारा जाए, हम जाएं, मंच पर जाकर माइक पे सामने अपनी बातें कहें। तो उसी प्रकार से महादेवी और उनकी सहेलियां भी इंतज़ार करती थीं और उन कवि सम्मेलनों में लेखिका को प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था। वो इतने अच्छे ढंग से कविता कहती थीं। लेखिका बताती हैं कि 100 से अधिक पदक की उन्हें प्राप्ति हो चुकी थी। इससे ये सिद्ध होता है कि वह कवि सम्मेलन में जाकर कविता पढ़ने में अत्यंत निपुण हो गई थीं। एक बार एक कवि सम्मेलन में एक कविता उन्होंने इतनी अच्छी कविता रची थी, इतनी अच्छी कविता उन्होंने कही कि पुरस्कार के रूप में नक्काशीदार मतलब जिसमें बेल बूटे इत्यादि बने होते हैं, फूल इत्यादि बने होते हैं, तो नक्काशीदार एक सुंदर चांदी का कटोरा मिला। जब कटोरा लेकर हॉस्टल आई और उन्होंने सुभद्रा को बताया, पक्की सहेली थी तो अपनी उपलब्धि के बारे में सहेलियों से तो बताते ही हैं सभी। तो सुभद्रा को बताया कि भाई मुझे आज के इस कवि सम्मेलन में मुझे चांदी का कटोरा मिला है। सुभद्रा ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। सहेली ने मांग रख दी और महादेवी ने कहा ठीक है। उसके कुछ दिनों के बाद गांधी जी इलाहाबाद आनंद भवन में उनका आगमन हुआ और जब जब गांधी जी आया करते थे तब तब महादेवी और उनकी सहेलियां हैं वो अपने बचा कर रखे हुए कुछ पैसे होते थे, वो पैसे जाकर, वो रुपए जाकर उन्हें वह दिया करती थी दान के रूप में, ताकि देश हित के लिए वह पैसे काम आ सकें। इस बार महादेवी है उत्साह में अपना चांदी का कटोरा भी ले गई, जाकर दिखाया। जैसे कि आपको भी पुरस्कार मिलता है, अच्छा पुरस्कार मिलता है, तो आप लोग क्या करते हैं, आपके जो परिचित आते हैं तो उनको दिखाते हैं ना। बिल्कुल उसी तरह से महादेवी भी चांदी का कटोरा ले गई कि बापू आए हैं, उन्हें मैं दिखाऊंगी। गांधी जी को दिखाया और गांधी जी ने उस कटोरे की मांग कर दी, क्या इसे तुम मुझे दान में देती हो देश हित के लिए। अब बापू ने मांगा है तो महादेवी कैसे मना कर सकती हैं। बस अब उन्होंने दे दिया। अब जब कटोरा गांधी जी को दे दिया,
परंतु लेखिका को एक दुख हुआ कि कविता की बात उन्होंने नहीं की। दुख का अनुभव तो हुआ, देकर आ गई। सुभद्रा ने व्यंग किया कि और जाओ दिखाने के लिए कटोरा। पर लेखिका मन ही मन प्रसन्न थी कि चलो मेरा वह पुरस्कार है, देश के हित के लिए काम आएगा। कुछ समय के पश्चात सुभद्रा जी है वो छात्रावास छोड़कर चली जाती हैं और उनकी जगह एक मराठी लड़की ज़ेबुनिसा वो कमरे में रहने के लिए आती है। उसे ज़ेबुनिसा का नाम है, वो ज़ेबुन कह के लेखिका है उल्लेख करती हैं। कहती हैं कि ज़ेबुन द्वारा महादेवी का बहुत सारा काम कर दिया जाता था और इससे महादेवी को बहुत सहायता मिलती थी, क्योंकि जो कमरे की साफ सफाई करना, कमरे में कापी पुस्तकों को जमा कर रखना, ये सब काम ज़ेबुन कर दिया करते थे, जिसके कारण से महादेवी को कविता के लिए अधिक समय मिल जाता था। ज़ेबुन के साथ एक कमी थी कि ज़ेबुन है वो शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते थे, मराठी मिश्रित हिंदी बोलते थे। महादेवी भी उनके साथ मराठी सीखने का प्रयास करने लगे और जब जब उसे ज़ेबुन को टोका जाता था कि तुम हिंदी में बात किया करो, शुद्ध हिंदी में बात किया करो, तो वो गर्व से कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी में बोलेंगे। ये बात भी सही है। विद्यार्थियों ध्यान रखिए, अपनी मातृभाषा हमें भूलनी नहीं चाहिए। चाहे हम अन्यान्य भाषाएं सीख लें, हिंदी सीख लें, दूसरी भाषाएं सीख लें, पर हमारी जो मातृभाषा है उसे कदापि नहीं भूलना चाहिए, उसे हमें प्रयोग करना ही चाहिए, क्योंकि हम अपनी मातृभाषा को नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। तो ज़ेबुन का ये अपनी भाषा के प्रति प्रेम प्रशंसनीय है, सराहनीय है। लेखिका अपने क्रास्थवेट जो कॉलेज के भाषाई सद्भाव के बारे में भी चर्चा करती हैं। वो बताती हैं कि छात्रावास में अवध की लड़कियां आपस में अवधी में और बुंदेलखंड की लड़कियां बुंदेली में बोलती थीं। अवध है उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र, वो अवध कहलाता है, और उसी प्रकार से जो बुंदेलखंड है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, वो एक विशेष क्षेत्र है, उसे बुंदेलखंड कहा जाता है और वहाँ की जो बोली है वह बुंदेली है। तो जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि जब हम आपस में जब मिलते हैं एक क्षेत्र के लोग, तो हम अपने आपस में बात करते समय अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, ये स्वाभाविक भी है। तो इस प्रकार से वहाँ पर भाषा पर कोई पाबंदी नहीं थी, जो जिस भाषा में बात करना चाहता था वो बात कर सकता था। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। हिंदी के साथ उर्दू की भी पढ़ाई होती थी और इस प्रकार से लेखिका बताती हैं कि भेदभाव रहित वातावरण था। विद्यार्थियों, जहाँ पर भेदभाव रहित वातावरण होता है वहाँ व्यक्ति है एक स्वतंत्रता का अनुभव करता है और वह खुलकर अपने विचारों को व्यक्त करता है। आपस में अपनी भाषा में बात करती थीं लड़कियाँ, एक मेस में खाना खाती थीं, एक प्रार्थना करती थीं, कोई विवाद नहीं था। इस प्रकार से क्रास्थवेट जो कॉलेज था उसके एक अच्छे वातावरण ने लेखिका के व्यक्तित्व को निखारने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाया। तो इस तरह के वातावरण में बढ़ते हुए लेखिका है साहित्य में लगी रही। सांप्रदायिक सद्भाव, उस समय का वातावरण भी इस तरह से था। सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब होता है कि हम अपने धर्म का पालन तो करें पर दूसरे धर्म को भी हम आदर सम्मान प्रदान करें। किसी भी धर्म के प्रति हमारे मन में वैमनस्य शत्रुता का भाव न रहे, उसे कहते हैं सांप्रदायिक सद्भाव। दूसरे धर्मों के प्रति अच्छे भाव रखना। लेखिका बताती हैं कि कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन में अच्छी चीज़ें सीखते हैं ना, वो बहुत लंबे समय तक हमारे साथ होते हैं। और महादेवी उस वर्णन कर रही हैं सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में कि एक ही कंपाउंड में जवारा के नवाब और महादेवी के पिता का परिवार रहता था। दोनों परिवार के मध्य आत्मीयपूर्ण व्यवहार था। जवारा के नवाब थे वो मुस्लिम थे और महादेवी के पिता का जो परिवार था वो हिंदू परिवार था। पर धर्म है, दोनों परिवार के मध्य आड़े नहीं आया। दोनों परिवार के बीच एक अच्छा संबंध था। महादेवी एवं
महादेवी के भाई बहनों द्वारा बेगम साहिबा थीं, उनको ताई संबोधन किया जाता था, और नवाब साहब के बच्चों द्वारा महादेवी की माँ को चची जान कहा जाता था। तो इस प्रकार से आत्मीय ढंग से संबोधन बच्चे किया करते थे। बच्चों के जन्मदिन हैं परस्पर घरों में मनाए जाते थे। मतलब जवारा के जो नवाब साहब थे उनके बच्चों के जन्मदिन महादेवी के घर में, और महादेवी और उनके भाई बहनों के जन्मदिन जवारा के नवाब साहब के घर में मनाए जाते थे। इसका मतलब यह है कि ये दोनों परिवार बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करता था, दूसरे परिवार के बच्चों को भी अपने बच्चे की तरह माना करते थे। बेगम साहिबा के पुत्र हैं, वो राखी बंधवाने के लिए तैयार रहते थे। जब भी रक्षाबंधन आता था बाकायदा उस समय ना बेगम साहिबा हैं अपने पुत्र को तैयार रखती थी और वो खबर भेजती थी कि भाई आओ, भाई है भूखा बैठा है, उसे राखी बांधो तब वो कुछ खाएगा। क्योंकि सामान्यतः रक्षाबंधन में ये नियम होता है कि राखी बंधवाने के बाद ही भाई है वह अन्न ग्रहण करता है। और मुसलमानों का एक त्यौहार होता है मुहर्रम, जिसमें हुसैन साहब की शहादत की याद में यह शोकपूर्ण यह समय होता है। तो उस मुहर्रम के अवसर पर भी जब जवारा के नवाब साहब के बच्चों के लिए हरे रंग के कपड़े बनते थे, तो महादेवी और उनके भाई बहनों के लिए भी हरे कपड़े बनवाए जाते थे। त्यौहार में भी कोई भेदभाव नहीं था। दोनों परिवार एक दूसरे के त्योहारों का मान सम्मान करते थे। इतना अच्छा वातावरण था। यह होता है सांप्रदायिक सद्भाव। अब महादेवी बताती हैं जब उनके छोटे भाई का जन्म हुआ उस समय बेगम साहिबा का क्या व्यवहार था। महादेवी के छोटे भाई के जन्म के समय बेगम साहिबा है कपड़े लेकर आती हैं, जैसे रिश्तेदार आते हैं उसी तरह से। और छोटे भाई की सुंदरता को देखकर बेगम साहिबा उसका क्या नाम रखती हैं, मनमोहन। और परिवार, महादेवी और उनके भाई बहन और माता पिता, पूरा जो परिवार था वो उसी नाम को स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है अब आज से इसका नाम क्या रहेगा, मनमोहन ही रहेगा। इससे ये पता चलता है कि दोनों परिवार एक दूसरे को कितना मान सम्मान देते थे। कितनी अच्छी बात है ना ये। ऐसा मान सम्मान देना दो विभिन्न धर्मों का आजकल कहाँ दिखाई देता है। पर लेखिका इसी को रेखांकित कर रही हैं कि एक समय भी था ऐसा कि हिंदू और मुस्लिम परिवार है प्रेम भाव से रहा करते थे। बेगम साहिबा के घर में उर्दू और हिंदी के साथ साथ अवधी भाषा भी चलन में थी। अवधी भाषा का भी वो प्रयोग किया करते थे घर में। इस तरह से एक अच्छे वातावरण में महादेवी का जीवन है वह आगे बढ़ रहा था। लेखिका हैं वह अपने इस अध्याय के अंत में अपने विचार व्यक्त करती हैं कि आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। महादेवी इसके माध्यम से ये बताना चाह रही हैं कि हिंदू मुस्लिम का जो प्रेम भाव था एक समय में, अगर वही प्रेम भाव आगे भी चलता रहता तो आज भारत का स्वरूप ही कुछ अलग होता। शायद भारत पाकिस्तान जो विभाजन हुआ, दो देशों जो अलग अलग बन गए, वह शायद नहीं हो पाता और हम सब एक ही देश में दोनों धर्म के लोग प्रेम भाव से रहते। और ये विचार व्यक्त करते हुए लेखिका है यहाँ पर अपनी बात को समाप्त करती है। अपने बचपन के दिनों के जो संस्मरण हैं, अपने बचपन के दिनों की जो बातें हैं, उनको यहाँ पर वह विराम देती हैं। यहीं पर अध्याय समाप्त होता है। विद्यार्थियों, आइए अब इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्नों और उत्तरों की चर्चा कर लें। प्रश्न पहला है कि महादेवी वर्मा तथा उसकी साथी ने स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार आर्थिक मदद देती थीं। आपको याद ही होगा कि जो महादेवी थीं और उनकी जो सहेलियां थीं, वो चाहती थीं कि राष्ट्रीय आंदोलन में वो भी मदद करें।
आइए देखें इसका उत्तर क्या होना चाहिए। लेखिका और उसकी साथी ने अपने जेब खर्च के बचाए पैसों को गांधी जी को देश की स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए दे दिया करती थी। लेखिका को कविता पाठ करने पर पुरस्कार स्वरूप चांदी का सुंदर कटोरा मिला था, आपको याद होगा। लेखिका ने गांधी जी को अपना चांदी का कटोरा दिखाया। गांधी जी ने देश हित में वह कटोरा मांगा, जिसे लेखिका ने सहर्ष दे दिया। इस प्रकार महादेवी वर्मा और उसकी साथी ने अपने जेब खर्च के पैसे या पुरस्कार राष्ट्रीय आंदोलन में आर्थिक मदद के रूप में दे दिया करती थी। आइए अगला प्रश्न देखें। जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? स्वप्न में चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, वो हकीकत तो नहीं होती, वास्तविक तो नहीं होती, तो ऐसा क्यों कहा है लेखिका ने? पहले हिंदू मुस्लिम को लेकर इतना भेदभाव नहीं था। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही देश में प्रेम पूर्वक रहते थे, ये अच्छी बात थी ना। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदू और मुस्लिम संबंधों में बदलाव आ गया। आपसी फूट के कारण देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में दो हिस्सों में बंट गया। ऐसी परिस्थिति में हिंदू तथा मुस्लिम दो अलग अलग धर्मों के लोगों का प्रेम पूर्वक रहना स्वप्न समान प्रतीत होता है। जैसे विभाजन हुआ उसके बाद स्थितियां बिल्कुल बिगड़ गईं और दोनों धर्म के लोग प्रेम भाव से रह सकें, इसकी संभावना लगभग समाप्त सी हो गई। अगला प्रश्न, मेरे बचपन के दिन पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, हर पाठ का अपना कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। आपके पाठ्यक्रम में रखा जाता है तो वह कुछ उद्देश्य लेकर रखा जाता है, यूं ही नहीं रख दिया जाता। आइए इस पाठ के उद्देश्य के बारे में जानें। इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी के मन में मेलजोल की भावना को बढ़ावा देना है। यह पाठ हमें सांप्रदायिक सद्भाव से जुड़कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। इस अध्याय से प्रेरित होकर हम अपनी स्वतंत्रता के प्रति सजग रहकर देश की सुरक्षा के लिए तन मन धन न्यौछावर करने का संकल्प ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यह अध्याय हमें बहुत कुछ के लिए हमें प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। आइए अब इस अध्याय से जुड़े भाषा अध्ययन की ओर भी हम अपना ध्यान ले जाएं। पाठ से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। विलोम शब्द मतलब ऐसा शब्द जिसका एक विपरीत अर्थ वाला भी शब्द होता है। तो ये इनके विलोम शब्द हमें ढूंढना है। विद्वान, अनंत, निरपराधी, दंड, शांति। आइए देखें इनके विलोम शब्द क्या होंगे। विलोम शब्द, विद्वान का मूर्ख, अनंत का संक्षिप्त, निरपराधी का अपराधी होगा, दंड का पुरस्कार, शांति का अशांति। इस तरह से ये विलोम शब्द। अब भाषा अध्ययन के दूसरे भाग में हम चलते हैं। उपसर्ग प्रत्यय। विद्यार्थियों, आपने उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा होगा कि उपसर्ग वे शब्दांश जो कि शब्द के पूर्व जुड़कर शब्द के स्वरूप में परिवर्तन लाते हैं। प्रत्यय में शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ता है। उदाहरण दिया गया है निराहारी। जैसे देखें इसमें निर ये उपसर्ग है, जोड़ आहार ये मूल शब्द है और जोड़ ई ये प्रत्यय है। तो इस प्रकार से निर उपसर्ग शब्द है, ई प्रत्यय शब्द है और आहार मूल शब्द है। इसी प्रकार से कुछ शब्द दिए गए हैं और इनसे हमें उपसर्ग, जिसमें उपसर्ग लगा है, जिसमें प्रत्यय लगा है और जिसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों लगा हो, तो उन्हें अलग अलग करना है। शब्द दिए गए हैं सांप्रदायिकता, अप्रसन्नता, अपनापन, किनारीदार और स्वतंत्रता। आइए इनसे उपसर्ग प्रत्यय अलग करें। उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय। पुनः ध्यान दीजिए, उपसर्ग पहले लगा होता है इसलिए उपसर्ग पहले दिया गया है, मूल शब्द बीच में और प्रत्यय अंत में। सांप्रदायिकता,
सांप्रदायिकता में संप्रदाय मूल शब्द है और इसमें दो प्रत्यय लगे हैं, इक और ता, दोनों प्रत्यय हैं, इक भी प्रत्यय है और ता भी प्रत्यय है। अगला शब्द अप्रसन्नता। अब इसमें देखिए, मूल शब्द प्रसन्न है, इसमें अ उपसर्ग लगा है और प्रत्यय ता। अपनापन, अपना शब्द मूल शब्द है और इसमें पन प्रत्यय लगा है। किनारीदार, किनारा मूल शब्द है, ई और दार दो दो प्रत्यय हैं इसमें भी, जैसे सांप्रदायिकता में हमने देखा उसी तरह से किनारीदार में भी दो दो प्रत्यय लगे हुए हैं। स्वतंत्रता, मूल शब्द है तंत्र, स्व उपसर्ग है और ता प्रत्यय शब्द है। भाषा अध्ययन में उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित एक प्रश्न और है जिसमें निर्देशित किया गया है कि निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द लिखिए। उपसर्ग दिया हुआ है अन, अ, सत, स्व, दूर। प्रत्यय शब्द दिया गया है दार, हार, वाला, अनीय। अब इन उपसर्ग प्रत्ययों के योग से हम दो दो शब्द बनाएंगे। देखते हैं किस तरह से बनते हैं। ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों के अतिरिक्त भी आप उदाहरण लिख सकते हैं। ये अंतिम उदाहरण नहीं है, ये दो दो उदाहरण दे दिए गए हैं, आप अन्य उदाहरणों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अन उपसर्ग से देखिए, अनर्थ, अन, धन, अर्थ, अन के साथ अर्थ जोड़ेंगे तो बनेगा अनर्थ। अनुचित, अन जोड़ उचित, अनुचित। असत्य, असत्य। अन्याय, अ और न्याय, अन्याय। सत से सत्पुरुष, सत्कर्म। स्वराज से स्व से स्वराज, स्वदेश। दुर से दुर्जन, दुर्घटना। तो ये उपसर्ग हैं और उपसर्ग से बने हुए प्रयोग किए हुए दो दो शब्द उदाहरण के तौर पर आपके सामने हैं। इसी प्रकार से आइए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए भी दो दो उदाहरण देखें। दार जो प्रत्यय था उससे ईमानदार, दुकानदार। हार प्रत्यय से पालनहार, तारनहार। वाला प्रत्यय से फल वाला, गाड़ी वाला। अनीय से दर्शनीय, प्रशंसनीय। तो इस प्रकार से उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित ये प्रश्न था। समास भी आपने पढ़ा होगा और समास से संबंधित भाषा अध्ययन में प्रश्न दिया गया है कि पाठ में आए सामासिक पद छांटकर विग्रह कीजिए। सामासिक पद भी ढूंढना है और उसको विग्रह भी करना है। विग्रह करना है मतलब उसे अलग अलग करना है। उदाहरण दिया गया है जैसे पूजा पाठ, पूजा और पाठ। इसी प्रकार से आप शब्द इसमें ढूंढ सकते हैं। कुछ दिए गए हैं इसमें जिनका प्रयोग इस अध्याय में हुआ है। उर्दू फारसी, इसका अगर विग्रह करें तो होगा उर्दू और फारसी। कुल देवी, कुल की देवी। पंचतंत्र, 5 तंत्रों से बना है जो। दुर्गा पूजा, दुर्गा की पूजा। छात्रावास, छात्रों का आवास। मनमोहन, मन को मोहने वाला। तो ये भाषा अध्ययन की भी चर्चा हमने कर ली। इस प्रकार से आपने मेरे बचपन के दिन के दोनों भाग का अध्ययन कर लिया। मुझे विश्वास है कि आपको यह अध्याय अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।